हेलो, जय हिंद। तो आज का जो विषय है हम लोग का वो है मंत्रिपरिषद। हम लोग पिछले वीडियो में जो देखे थे, एक बार आपको मैं रिकॉल करा देता हूँ कि हम लोग पिछले वीडियो में क्या-क्या पढ़ चुके हैं। तो हम लोग पिछले वीडियो में जो पढ़े थे, वो देखिए ये मेरा जो चैनल है, ठीक है? ये मेरा चैनल है बेसिक ईडी, ठीक है? बेसिक एजुकेशन। इसके प्लेलिस्ट में आप जाइएगा, यहाँ एक पॉलिटी का सेक्शन आता है, ठीक है? आप एक बार देख लीजिए, यहाँ देखिए, यहाँ पॉलिटी का जो सेक्शन दिख रहा है आपको, इस पे जाइएगा, ठीक है? उसके बाद यहाँ पर जो हम लोग का पहला विषय था, वो बेसिक जो राज्य क्या है, सरकार और संविधान, इसके बारे में समझे थे। उसके बाद भारतीय संविधान की विशेषता है, उसको समझे थे। फिर है संसदीय बनाम अध्यादेश प्रणाली, इसको देखे थे। फिर हम लोग राष्ट्रपति को देखे थे, जिसमें हम लोग 4 भाग को देखे थे राष्ट्रपति के, और एक वीडियो था जो उपराष्ट्रपति का था। ये हम लोग कवर कर चुके हैं, ठीक है? ये जो विषय हैं, ये हम लोग कवर कर चुके हैं। और आज का जो विषय है, वो है मंत्रिपरिषद, ठीक है? तो आज का जो विषय है, उसको एक बार देख लेंगे कि आज का विषय क्या है। देखिए, तो आज का विषय मंत्रिपरिषद और उसकी नियुक्ति और उसकी संख्या है, ठीक है? तो पहला है कि भारत के संविधान के अनुसार, ठीक है? भारत के संविधान का आर्टिकल 74 और 75 में मंत्रिपरिषद का विवरण दिया गया है, ठीक है? अगर आप एस्पिरेंट जो हैं यूपीएससी देना चाहते हैं, बीपीएससी या यूपीपीसीएस, क्योंकि उनका सिमिलर 80% सेम ही होता है। यूपीपीसीएस को तो पूरा ही सेम यूपीएससी का है, बस क्वेश्चन का स्तर थोड़ा-सा ऊँचा रहता है। तो आप अगर बेसिक स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, तो आप हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हैं। हमारे प्लेटफॉर्म में आप अगर बिगिनर हैं, आप रिवीजन के तौर पर, शॉर्ट नोट्स के तौर पर आप एक वीडियो को देख लीजिएगा, उसके बाद अगर बुक पढ़ते हैं तो आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए मैं कंटिन्यू करता हूँ। अब देखिए इसकी नियुक्ति में है, बताया गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति जो होता है राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करते हैं। इसका अर्थ है कि राष्ट्रपति अपनी मर्जी से किसी को मंत्री नहीं बना सकते हैं। यहाँ पर जो है राष्ट्रपति वो क्या करते हैं कि प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति की प्रधानमंत्री जो होते हैं वो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह से मंत्रियों को नियुक्त करते हैं। फिर लिखा गया कि मंत्रियों की संख्या, ठीक है? मंत्रियों की संख्या में लिखा गया कि मूल संविधान में मंत्रियों की संख्या तय नहीं थी। जो मूल संविधान है उसमें मंत्रियों की संख्या जो है तय नहीं थी, बल्कि क्या है कि 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा यह तय किया गया कि मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। ये क्या किया गया था? 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा ये प्रावधान दिया गया है। अब देखिए लिखा गया है कि मंत्रिपरिषद की रचना किस प्रकार से मंत्रिपरिषद का रचना होता है। तो मंत्रिपरिषद रचना में लिखा गया मंत्रिपरिषद एक बड़ा निकाय है जिसमें 3 श्रेणियां के मंत्री होते हैं। 3 श्रेणी, कौन-कौन सी श्रेणी है? पहला श्रेणी है कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। अब देखिए ये कैबिनेट मंत्री क्या होते हैं? ये सबसे वरिष्ठ मंत्री होते हैं और महत्वपूर्ण मंत्रालय जैसे गृह, रक्षा, वित्त, विदेश के प्रमुख होते हैं। यह क्या आते हैं? ये कैबिनेट मंत्री में आते हैं। फिर है राज्य मंत्री। राज्य मंत्री में है ये कैबिनेट मंत्री की सहायता करते हैं। जो नीचे वाले हैं, ऊपर वाले क्या करते हैं? सहायता करते हैं, या इन्हें किसी विभाग का स्वतंत्र प्रभार दिया जा सकता है। फिर है तीसरा है उप मंत्री, जिसे लिखा है डिप्टी मिनिस्टर। ये कैबिनेट या राज्य मंत्री को उनके प्रशासनिक और संसदीय कार्यों में सहायता प्रदान करते हैं और इनके पास किसी विभाग का स्वतंत्र प्रभार नहीं होता है। देखिए यहाँ से क्वेश्चन किस प्रकार से, हम लोग पढ़ तो लेते हैं लेकिन क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाएगा। जैसे यहाँ लिखा है ना कि स्वतंत्र प्रभार नहीं दिए जाते हैं, अब यहाँ लिख दिया जाएगा कि स्वतंत्र प्रभार दिए जाते हैं। यही स्टेटमेंट जो होता है आपको गौर करना है। आप इसको मल्टीपल टाइम पढ़िएगा, क्वेश्चन कहीं बाहर से नहीं आता है। बस क्या होता है कि हम लोग को शब्दों से फंसाया जाता है और कुछ फैक्ट्स होते हैं। प्रीलिम्स निकालना है तो आपको कुछ फैक्ट्स याद रखना पड़ेगा। जैसे इसको आप बार-बार पढ़िएगा, आपका ऑटोमेटिक सवाल सॉल्व होने लग जाएगा। फिर देखिए, अब हम लोग समझते हैं कि कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मुख्यमंत्री, इनके बीच अंतर किस प्रकार का है। जो कैबिनेट मंत्री, इसमें लिखा गया है कि भूमिका और जिम्मेदारी, ये सरकार की नीतियों का निर्धारण करने वाले मुख्य सदस्य होते हैं। मंत्रिमंडल की बैठक मंत्रिमंडल की बैठक में केवल यही भाग लेते हैं। जो मंत्रिमंडल के बैठक होते हैं उसमें क्या होते हैं? सिर्फ कैबिनेट मंत्री ही भाग लेते हैं। अब है राज्य मंत्री, जिसको स्वतंत्र प्रभार कहा जाता है। इन्हें क्या, इन्हें देखिए, इन्हें छोटा विभाग स्वतंत्र रूप से दिया जाता है। ये मंत्रिमंडल की बैठक में तब तक नहीं जाते हैं जब तक क्या होता है कि इनके विभाग से जुड़ा कोई मुद्दा ना हो। इनके विभाग से कोई जुड़ा मुद्दा अगर नहीं आता है, तब क्या होता है कि राज्य मंत्री में स्वतंत्र प्रभार है वो क्या करते हैं? वो नहीं जाते हैं। फिर देखिए लिखा गया है कि राज्य मंत्री, जिसको राज्य मंत्री का संबंध किस पास है? ये कैबिनेट मंत्री के अधीन काम करते हैं और उन्हें मंत्रालय चलाने में मदद करते हैं। उप मंत्री जो है ये क्या लिखा है? कनिष्ठ, मतलब जूनियर मंत्री होते हैं। इनका काम
मुख्य रूप से फाइलों का निपटारा और संसद में उत्तर देने में वरिष्ठ मंत्रियों की मदद करना है। अब देखिए यहाँ पर आपको इस प्रकार से पूछेगा कि राज्य मंत्री जो होता है वो क्या करता है कि वरिष्ठ मंत्रियों की मदद करने का काम है। इस तरह से बोल जाएगा तो आपको इस स्टेटमेंट में फंसाया जाएगा। आप इस टेबल को याद रखिएगा, 2-3 बार पढ़ लीजिएगा, आपका यहाँ से टॉपिक कवर हो जाएगा। देखिए सवाल जो पॉलिटी में अगर 15 सवाल पूछा जाएगा, उसमें से अगर जो सिलेबस दिया हुआ है यूपीएससी का, उसमें से अगर आप पढ़ते हैं, पूरा सिलेबस को अच्छे से पढ़ लेते हैं, तो कॉन्सेप्ट आपका अच्छा है, आप 80% एक्यूरेसी से सवाल को कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए सवाल कहीं आउट ऑफ सिलेबस आता है, तो वो बच्चा कोई भी नहीं करेगा। थोड़ा हमारा जो समझ जिसका रहता है, उसके अनुसार ही कर सकता है। यूपीएससी का प्रीलिम्स हुआ मतलब आपका समझ, आप जितने पढ़े हैं, आपका कितना समझ है, आप उसके अनुसार ही सॉल्व कर सकते हैं। तो वही समझिए, यहाँ पर आप ज़्यादा पढ़िएगा, ज़्यादा भटकिएगा, ज़्यादा बुक को पढ़िएगा, एक रिसर्च को बार-बार पढ़िए, इधर-उधर ज़्यादा बुक भटकिएगा तो आप कहीं नहीं रहिएगा, 2-3 साल आपका बर्बाद जाएगा। इसलिए आप एक रिसर्च को मल्टीपल टाइम पढ़िए, कोई भी एक नोट्स कहीं से भी ले लीजिए, चाहे कोई भी एक किताब को ले लीजिए, उसी को पढ़ते रहिए। अब देखिए यहाँ लिखा है कि मंत्रिपरिषद बनाम मंत्रिमंडल। अब देखिए मंत्रिपरिषद बनाम मंत्रिमंडल, अब इसका हम लोग ऐसे समझेंगे, यहाँ लिखा है कि अक्सर लोग इन्हें क्या करते हैं, एक ही समझ लेते हैं, ठीक है, लेकिन क्या इनमें बड़ा अंतर होता है। कैसा अंतर है कि मंत्रिपरिषद क्या है, यह एक बड़ा निकाय है जिससे कि 60 से 70 मंत्री। यहाँ लिखा है कि इसमें क्या होता है कि 3 श्रेणी के मंत्री शामिल होते हैं, यह एक संवैधानिक निकाय है। अब कहा जाता है कि मंत्रिपरिषद क्या यह संवैधानिक निकाय नहीं है, स्टूडेंट गलत हो जाएगा, लेकिन क्या लिखा गया है, यह एक संवैधानिक निकाय है, जो क्या है आर्टिकल 74 से 75 में बताया गया है। फिर देखिए मंत्रिमंडल, यह मंत्रिपरिषद का एक छोटा हिस्सा है, जिसमें लिखा गया है कि 15 से 20, उसमें कितना रहते हैं 60 से 70, इसमें कितने होते हैं 15 से 20। क्या लिखा है, इसमें केवल कैबिनेट मंत्री होते हैं। संविधान में मूल रूप से कैबिनेट शब्द नहीं था, ये जो ध्यान रखिएगा, संविधान में जो कैबिनेट शब्द है वो नहीं था, इसे 44 से संशोधन 1978 द्वारा अनुच्छेद 352 में जोड़ा गया। वास्तव में सारी शक्तियां कैबिनेट के पास ही होती है। अब देखिए यहाँ लिखेगा मंत्रिमंडल समिति, इसको आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ से पूछा जाता सवाल, प्रीवियस ईयर में पूछा भी गया है। अब देखिए यहाँ पर बताया गया है कि मंत्रिमंडलीय समिति, कैबिनेट के पास काम का बोझ अधिक होता है, ठीक है, इसलिए वे मंत्रिमंडलीय समिति के माध्यम से काम करते हैं। विशेषता क्या होती है इनकी कि ये समितियां कार्यपालिका की कार्य क्षमता बढ़ाने के लिए बनाई जाती है। ये स्थायी और तटस्थ दोनों हो सकते हैं। इनके प्रभाव क्या पड़ते हैं कि ये समितियां नीतिगत निर्णय लेती हैं और कैबिनेट के विचार के लिए प्रस्ताव तैयार करती है। उदाहरण के लिए राजनीतिक मामलों की समिति, देखिए सुपर कैबिनेट भी कहा जाता है, जो राजनीतिक मामलों की समिति होती है उसको सुपर कैबिनेट भी कहा जाता है, क्योंकि यह सबसे शक्तिशाली होती है। अब इनके उत्तरदायित्व हैं, क्या-क्या उत्तरदायित्व हैं, एक सामूहिक, देखिए व्यक्तिगत, देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि मंत्रियों का उत्तरदायित्व संसदीय लोकतंत्र का मुख्य सिद्धांत जवाबदेह है। इसके 2 रूप हैं, पहला है सामूहिक उत्तरदायित्व। सामूहिक उत्तरदायित्व क्या है, आर्टिकल 75 क्लॉज 3 में लिखा गया है, कहा गया है कि यह संसदीय प्रणाली की नींव है। इसका अर्थ है कि सभी मंत्री अपने कार्यों के लिए लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से क्या होते हैं, जिम्मेदार होते हैं। फिर लिखा गया है कि यदि लोकसभा में किसी मंत्री के खिलाफ भी अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है, तो पूरी सरकार, पूरी मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है, ठीक है, आप समझ गए, ये पूरे आसान भाषा में है, इसको समझने के लिए आपको उतना दिमाग लगाना नहीं पड़ेगा। यहाँ बताया गया है कि यदि लोकसभा में किसी मंत्रिपरिषद के खिलाफ भी अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है, तो क्या होता है, पूरी सरकार मतलब पूरी जो मंत्रिपरिषद होती है उसको क्या करना पड़ता है, इस्तीफा देना पड़ जाता है। फिर लिखा गया कि इसका एक और मतलब है कि सभी मंत्री एक साथ तैरते हैं और एक साथ डूबते हैं, ठीक है, लिखा गया है कि एक साथ डूबते हैं। यदि कैबिनेट कोई निर्णय लेते हैं तो क्या होता है कि हर मंत्री को उसका समर्थन करना होता है, चाहे वो निजी तौर पर उसके सहमत हो या ना हो। फिर देखिए जो दूसरा है व्यक्तिगत उत्तरदायित्व, वो क्या होता है कि मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद प्रियत, ठीक है, पर धारण करते हैं। इसका अर्थ है कि यदि प्रधानमंत्री किसी मंत्री के काम से खुश ना हो, जो प्रधानमंत्री है किसी मंत्री के काम से खुश नहीं होते, क्या करते हैं, वो राष्ट्रपति को बोलते हैं कि इस मंत्री को निकाल दीजिए। तो वही बताया गया है कि जब खुश नहीं होते हैं तो क्या कहते हैं, राष्ट्रपति को कहकर उस मंत्री को हटवा सकते हैं, भले ही मंत्रिपरिषद को लोकसभा का विश्वास प्राप्त हो। अगर लोकसभा का विश्वास प्राप्त है उस मंत्री को, लेकिन प्रधानमंत्री उसके काम से खुश नहीं है, तो राष्ट्रपति को बोल क्या कर सकते हैं, उसको पद से हटवा सकते हैं। फिर लिखा गया है कि मंत्रियों की शपथ, कार्यकाल, योग्यता और उसकी वेतन क्या-क्या है। अब देखिए लिखा है योग्यता, मंत्री बनने के लिए संसद, लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य होना अनिवार्य है। यदि कोई व्यक्ति
सदस्य नहीं है तो क्या क्या लिखा है, सदस्य नहीं है तो और मंत्री बनता है तो क्या हुआ, 6 महीने के भीतर किसी भी सदन का सदस्य निर्वाचित होना होगा, अन्यथा उसे पद छोड़ना पड़ेगा। अभी अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे तो बिहार के इलेक्शन में इस प्रकार से ही हुआ था कि किसी और की जगह पर कोई और मंत्री था, लेकिन क्या हुआ, 6 महीने के बाद अगर वो नहीं आते हैं तो क्या होता है, वो ऑटोमेटिक वहाँ पद से हट जाते हैं। फिर लिखा गया कि शपथ, राष्ट्रपति मंत्री को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं। कार्यकाल जो होता है इनका कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता, अधिकतम लोकसभा का कार्यकाल तक, क्योंकि ये राष्ट्रपति के प्रसाद प्रेस पर मतलब रहते हैं। फिर लिखा गया वेतन और भत्ता, मंत्रियों के वेतन और भत्ते संसद द्वारा समय समय पर निर्धारण किए जाते हैं। अब देखिए इस टॉपिक को आप इस प्रकार से लिंक करके एक समझ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर समझाया गया है कि सबसे पहले योग्यता देखी जाती है कि आप संसद सदस्य हैं या नहीं। आप समझिए, आप अभी जो पढ़े हैं उसको आप रिवाइज कर सकते हैं, इस प्रकार से इंटरलिंक कर सकते हैं। यहाँ लिखा है कि सबसे पहले योग्यता देखी जाती है कि आप संसद सदस्य हैं या नहीं। फिर लिखा गया है कि फिर प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति आपकी नियुक्ति करते हैं। फिर लिखा गया है कि नियुक्ति के बाद आपको शपथ दिलाई जाती है। अब आप मंत्रिपरिषद का हिस्सा बन जाते हैं, जहां आपकी वरिष्ठता के आधार पर आपको कैबिनेट, राज्य या उप मंत्री का पद मिलता है। आप ऊपर जो देखे थे, हम लोग जो पढ़ रहे थे ऊपर में, वही यहाँ बताया गया है। फिर लिखा है कि आप कैबिनेट का हिस्सा हैं तो आप मंत्रिमंडलीय समिति में बैठकर नीतियां जो है बना सकते हैं। क्या है, जब आप कैबिनेट के हिस्सा हैं तो आप क्या कर सकते हैं, नीति बना सकते हैं। फिर लिखा गया कि काम करते समय आपका सामूहिक उत्तरदायित्व निभाना होता है, सबके साथ मिलकर चलना। सामूहिक उत्तरदायित्व मतलब क्या है, सबके साथ मिलकर चलना। फिर लिखा गया है कि और व्यक्तिगत रूप से भी जवाबदेही रहना होता है। फिर जब तक लोकसभा का विश्वास और प्रधानमंत्री का भरोसा है तब तक क्या होता है कि तब तक आपका कार्यकाल चलता रहता है। जब तक क्या है, लोक प्रधानमंत्री का भरोसा और लोकसभा का क्या लिखा है, यहाँ लिखा है ना कि जब तक लोकसभा का विश्वास और प्रधानमंत्री का भरोसा। वहां ऊपर में देखे थे कि जब प्रधानमंत्री किसी मंत्री से खुश नहीं रहता है, राष्ट्रपति को बोल के हटा देता है। वही बताया गया है कि प्रधानमंत्री का भरोसा भी चाहिए और लोकसभा का क्या चाहिए, विश्वास भी चाहिए। तो ये मंत्रिपरिषद का टॉपिक रहा। अगर एग्जाम में इस टॉपिक से प्रश्न आते हैं तो इन्हीं से घुमा फिरा के आएगा, और कुछ अलग नहीं रहता है। आपको उतना इधर उधर देखने का जरूरत नहीं है, आप इसको पढ़िए। और हाँ, पेपर अगर आप पढ़ते हैं तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, कुछ ऐड ऑन कर सकते हैं। हाँ, कुछ कुछ फैक्ट्स होते हैं जो ट्रेंड में आया रहता है, आप उसको इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। इसके अलावा मंत्रिपरिषद से आपको और कुछ पढ़ने का जरूरत नहीं है। मैंने जो पिछले दिन राष्ट्रपति को पढ़ाया था, आप उसको भी देख लीजिएगा। राष्ट्रपति से भी उसके बाहर आपको उतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप क्या कीजिएगा, डेली आप न्यूज़पेपर रीडिंग कीजिएगा। जिससे क्या होगा कि राष्ट्रपति से संबंधित कोई भी विषय आता है, आपको क्या होगा, एक करेंट्स ऐड होते रहेगा दिमाग में आपका। राज्यपाल हुआ, राष्ट्रपति हुआ, मंत्रिपरिषद हुआ, प्रधानमंत्री, कोई भी विषय आता है आपका टॉपिक इंटरलेट हो जाएगा। आप पहले इसको कवर कर लीजिए अब, और डेली न्यूज़पेपर जरूर पढ़िएगा। तो चलिए फिर नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग जो अटॉर्नी जनरल है उसको देखेंगे, ठीक है। आज का ये विषय यहीं समाप्त होता है। और मैं वीडियो अभी नहीं ला पाया था, कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, इसके चलते वीडियो में कंटिन्यू नहीं रख पाया था। अभी मैं कंटिन्यू रखूंगा, और जो पीवाईक्यू सीरीज चल रहा था उसको मैं एक दिन में सोच रहा हूँ कि जो एक एक करके वीडियो डाला था अब मैं बहुत सारा करके डाल दूंगा। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।